सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास स्टार्ट करने के लिए, और आप लोग बैठ चुके होंगे अपनी अपनी पोजीशंस पर और कॉपी पेन आपने ले लिया होगा हाथ में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप उसे कह सकते हैं, और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स, मेनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा होती है, आंकिक प्रश्नों के ऊपर, और इसमें काफी सारे कंफ्यूजन जो है आप लोगों को रहते होंगे, है ना। काफी सारे बच्चों को मतलब करना तो आता है, लेकिन कंफ्यूजन साइन का ऊपर, चिन्हों के ऊपर जो कंफ्यूजन है वो रहता है। इसके अलावा फॉर्मूला, सूत्र कौन सा लगाएं, किस प्रकार से लगाएं, ये सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो आज हम जो गोलीय दर्पण हैं उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोग जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, कार्टिजन जो साइन कन्वेंशन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए, सो पुटअप कीजिए हेडिंग आज की, आज का टॉपिक मेंशन कीजिए और लिखिए उसमें चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन। चलिए साइन कन्वेंशन के ऊपर बात करते हैं आज की क्लास में। देखिए, साइन कन्वेंशन जो है वो आपको मदद करता है, आपकी कंफ्यूजन दूर करता है। किस मामले में? काफी सारे मामलों में, जैसे डायग्राम बनाते हैं, है ना, किरण आरेख बनाते हैं, और हम लोग कई बार जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने के लिए बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं मानता हूं कि ये आपको डायग्राम बनाने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम करता है। देखो, जैसे जैसे सिंपली आपके मन में एक डाउट आया होगा, सर आप ऐसे बनाते हो दर्पण को, अगर सपोज ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आप ऐसे डालते हो उस पर प्रकाश पूर्ण, ठीक है, इस प्रकार से इधर से ही करते हो आप सारा काम, है ना। आप इस तरफ से क्यों नहीं करते हो? मैं ऐसे क्यों नहीं बना सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। देखिए, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ही तो है, अंदर की तरफ ये है इसका मुख्य अक्ष, ऐसे भी तो बना सकता हूँ सर, है ना। आपके मन में डाउट आता होगा, ऐसे ही सेम उत्तल दर्पण के लिए आता होगा। तो उन डाउट्स को जो है ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है ये क्लियर करती है, और भी बहुत सारे डाउट्स को जो है क्लियर करती है। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, आप जो है उस हिसाब से लिखिए। अदरवाइज आप सिंपली जो है ये डायग्राम बना करके भी, इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कार्टिजन साइन कन्वेंशन जो है क्या निरूपित करता है, किस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है, कार्टिजन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि हम जो ग्राफ में आपने अगर ग्राफ बनाए होंगे मैथ्स में, ठीक है, या फिर फिजिक्स में भी हमने ग्राफ्स देखे हैं, तो इन ग्राफ्स में आप क्या करते हैं, दो बिंदु लेते हैं, ठीक है, और उस बिंदु को इस प्रकार से प्लॉट करते हैं किसी पॉइंट पर, है ना। आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कार्टिजन पॉइंट सिस्टम, ठीक है, कार्टिजन प्लेन, इसको कहते हैं हम कार्टिजन प्लेन, ठीक है, कार्तीय तल। तो हमको क्या करना है, उसके अनुसार जो है एक चिन्ह परिपाटी दी गई है, जो कि किन के लिए लागू हो रही है, यहाँ पर हो रही है गोलीय दर्पणों के लिए, यानी स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो जो सबसे पहली बात इसमें कही जा रही है, सबसे पहला नियम इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो मुख्य अक्ष है, जो दर्पण का मुख्य अक्ष है, पहले आप ये बात जानते हैं, जो चीजें हम जानते हैं उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। ये हमने एक कैसा दर्पण बना रखा है, ये हमने एक अवतल दर्पण बना रखा है। क्या ये नियम उत्तल दर्पण के लिए लागू नहीं होगा? आंसर है यस, लागू होगा, बिल्कुल। दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों पर ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी पूरी तरीके से फॉलो होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको अवतल दर्पण दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये उत्तल दर्पण पर ये चीज लागू नहीं होगी, यानी कॉन्वेक्स मिरर पर ये सेम चीज लागू होगी। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष है, यही तो है दर्पण का मुख्य अक्ष। हमने बोला था कहां से होकर जाता है, ध्रुव P से होकर के जाता है, ठीक है। इसमें ध्रुव P से होकर के जाने वाला जो मुख्य अक्ष है, इसको हम देखो, यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग जब ऐसे ग्राफ में वो खींचते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, तो ये x डैश अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है ना। तो हम लोग x डैश जो अक्ष है,
इसको लेते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या लेते हैं, दोबारा से बोलेंगे, जो एक्स एक्स डैश है, ठीक है, जो एक्स एक्स डैश लाइन है वो क्या चीज है, वो दर्पण का मुख्य अक्ष होगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि दर्पण का मुख्य अक्ष जो है यहाँ पर कैसे निरूपित किया जाएगा। मैं पहली बात जो है एक्स एक्स डैश से जो है निरूपित किया जाएगा दर्पण का मुख्य अक्ष। तो आप देख रहे हैं एक्स ये रहा, एक्स डैश ये रहा, मतलब ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए उसके बाद जो फर्स्ट, ये तो हमको समझने वाली बात थी कि यहाँ पर कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। mn आप ये दर्पण देख रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। p जो है इसका ध्रुव है, ये बात भी हम जानते हैं। चलिए अब और पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो इसमें नियम है, सबसे पहली जो परिपाटी है वो ये कहता है, सबसे पहला कन्वेंशन ये कहता है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब यानी कि बिंब मतलब कि वस्तु, तो जो भी वस्तु आप यूज कर रहे हैं, जिसका भी प्रतिबिंब बनना है, जिसका भी प्रतिबिंब बनना है, उसको जो है हमेशा आप दर्पण के, देखो इधर है बायां और इधर है दायां, ठीक है, इधर है बायां और इधर है दायां, इधर है लेफ्ट और इधर है राइट, ठीक है। तो आप हमेशा जो है वस्तु को किस तरफ रखोगे भाई, जिस तरफ लेफ्ट साइड रखोगे, ठीक है। दर्पण के आप अपने अपने हिसाब से नहीं लोगे, दर्पण का जो लेफ्ट राइट होगा वहां पर आपको रखना है। तो दर्पण ये रहा, इसका लेफ्ट इधर है, तो मतलब वस्तु सदैव यहां पर रहेगी। तो ये ए बी जो है ना, ये ए बी जो है ये वस्तु है। देखिए ये ए बी जो है ये वस्तु है, ये कहां पर रखी है हमने, बाईं ओर रखी है। बात समझ में आ गए। तो पहला जो नियम है इसमें जो कहता है, फर्स्ट जो लॉ है वो ये कह रहा है कि पहली परिपाटी, पहली बात ये कही जा रही है कि जो वस्तु है, जो बिंब है, उसे सदैव दर्पण के बाईं यानी कि लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो दर्पण पर प्रकाश है वो कहां से आता है, वस्तु से आता है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है प्रकाश सदैव इधर से आपतित होगा। तो पहला हमारा डाउट जो था वो क्लियर हो गया कि जो प्रकाश है हमेशा वो बाएं से दाएं की तरफ ही क्यों आता है, क्योंकि कन्वेंशन के अनुसार, परिपाटी के अनुसार हम लोग वस्तु को यानी बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड रखते हैं। इसीलिए जो प्रकाश आपतित होता है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, वो सदैव बाईं ओर से होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसने कि हमें ये समझाया कि दर्पण पर जो प्रकाश आएगा वो किधर से आएगा, ठीक है, वो आएगा कहां से, बाईं तरफ से आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करें। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मतलब ये जो ध्रुव है ये कैसे काम करेगा, जैसे आप वहां पर देखते थे ओ काम करता था, ओरिजिन मूल बिंदु की तरह ये ध्रुव जो है काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर मुझे इधर की दूरी नापनी है, ठीक है, या फिर इधर की दूरी नापनी है, तो मैं कैसे, या फिर ये वाली दूरी नापनी है, या फिर ये वाली दूरी नापनी है, या फिर ये वाली दूरी नापनी है, उत्तल दर्पण का केस भी ले रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर आपको ये वाली दूरी नापनी है, तो मुख्य अक्ष और उसके समांतर, उसके पैरेलल आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो सारी आप कहां से करेंगे भाई, वो सारी आप कहां से करेंगे, ध्रुव पी से करेंगे। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, जैसे सपोज यहाँ पे थोड़ा समझना, क्योंकि आगे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं अभी इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे सपोज वस्तु यहाँ पर रखी है और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, जैसे इन्होंने दिखा रखा है ऐसे हम लोग लेते हैं सपोज, ठीक है। अब आपने देखा कि वस्तु की जो दूरी है दर्पण से कितनी दूर है, तो वस्तु ये रही, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे तो इतनी दूर रहा, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी भी आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो उसकी दूरी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से दूरी मेजर करते हैं तो P बिंदु कहाँ पर है भाई, P बिंदु ये रहा, तब यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो ये रहा P बिंदु, तो ये वाली दूरी जो होगी ये होगी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। मतलब कि हमको हमेशा रेफरेंस पॉइंट दूरी नापने के लिए हमको हमेशा जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के तरीके से कौन यूज करेंगे, हम करेंगे ध्रुव P को यूज। बात समझ में आई। तो ऐसे ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये इसको नापेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नापी, ठीक है। ध्रुव P को रेफरेंस लेते हुए हमको डिस्टेंस जो है मेजर करनी है। इस पॉइंट के कहने का मतलब ये था, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़ दी। पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि प्रकाश सदैव कहां से आपतित होगा, बाईं ओर से दाईं ओर को। दूसरा नियम ये है कि जो दूरियां नापी जाएंगी वो सारे किसको रेफरेंस, किसको मूल बिंदु मानकर नापी जाएंगी, ध्रुव P को। तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां नापनी है
तो वो धनात्मक होंगी, और मूल बिंदु के बाईं ओर की जो दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होगी। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ से यहाँ की दूरी नापते हो तो वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी, और अगर आप यहाँ से यहाँ की दूरी नापते हो तो वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम माइनस प्लस का यूज करेंगे। आप ऐसा नहीं पूछोगे कि माइनस कहां से आए प्लस कहां से आए, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं ये दूरी मेंशन कर रहा हूँगा तो बाईं ओर की दूरी जो होगी वो हमेशा माइनस आएगी, और अगर मैं दाईं ओर की दूरी जो मेंशन कर रहा हूँगा वो क्या होगी, प्लस होगी। यहाँ पर देखो मैंने बताया है ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, मतलब ये क्या होता है, दायां होता है और ये बायां होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखना। तो तीसरा नियम लिख लेंगे, बाईं ओर की दूरियां क्या, नेगेटिव, दाईं ओर की दूरियां क्या, पॉजिटिव। ठीक है, और दूरी कहां से नापनी है, ध्रुव P से। फोर्थ नियम इसमें यह बोलता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, और फिफ्थ ये बोलता है नीचे की ओर ऋणात्मक। मतलब अगर मैं इस दूरी को नापूं ऐसे ऊपर को, यहां से ये दूरी, तो ये क्या मैं लूंगा भाई, ये धनात्मक लूंगा, और अगर मैं इस दूरी को नापूं ऐसे नीचे की ओर, ठीक है, तो ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मतलब यहां से अगर मैं ऊपर को जाऊंगा तो धनात्मक होगा, यहां से मैं नीचे को आऊंगा तो ऋणात्मक होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चौथे नियम में क्या बात बोली जा रही है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, या फिर वाई अक्ष भी आप इसे कह सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज आप सिंपल टर्म्स में आप लिखिए कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरियां हैं उन्हें धनात्मक लिया जाता है, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरियां हैं उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है। बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो हमको जो है मेनली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज। चलिए अब नेक्स्ट जो चीज है आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल से पहले, कि गोलीय दर्पण के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दर्पण सूत्र का मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, इसके ऊपर बात हम करते हैं। दर्पण देखिए, हर एक दर्पण के लिए एक सूत्र होता है जो कि रिलेट करता है, जो कि संबंध बताता है उसकी V, U और F के बीच में। चलिए पहले V, U और F को समझते हैं कि V, U और F क्या है। V, U और F, तो F तो हम समझते हैं, जिस चीज का मतलब हमें पता है वो हम जानते हैं। स्मॉल f को मैंने क्या बताया था, फोकस दूरी। स्मॉल f क्या है भाई, फोकस दूरी। तो जो भी दर्पण होगा उसके जो ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होगी वो कहलाती है उसकी फोकस दूरी, वो कहलाती है उसकी फोकस दूरी। इसके अलावा जो स्मॉल u है ये ध्यान रखेंगे बिंब दूरी कहलाती है। बिंब दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से। बिंब मतलब वस्तु जहां पर होगी उसकी दूरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, स्मॉल u से। और v जो होगा प्रतिबिंब दूरी, v जो होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब, यानी कि इमेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस सारी कहां से नापनी है, डिस्टेंस सारी नापनी है कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। चलिए तो वी यू का मतलब वी यू और एफ का मतलब पता लग गया। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन ध्यान रखेंगे। तो दर्पण सूत्र के हिसाब से क्या कहते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या बोला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास दर्पण सूत्र, और ये हमको बताता है कि क्या रिलेशन है किस किस के बीच में, वी यू और एफ के बीच में। और वी यू और एफ का क्या मतलब है, वी यू और एफ का मतलब है, वी यू और एफ का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी क्रमशः। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारे पास दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के साथ साथ एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। दर्पण सूत्र के साथ साथ हम लोग एक फॉर्मूला को और यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला रहेगा कुछ इस प्रकार से। उस फॉर्मूला को हम कहते हैं आवर्धन। तो आवर्धन बेसिकली है क्या, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। आवर्धन को हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को कितना बड़ा या कितना छोटा हम करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लेंस देखा होगा, सिंपली लेंस तो सबने देखा होगा, है ना। लेंस जो है जिसकी वजह से चीजों को बड़ा करके देखते हैं। आज की डेट में काफी सारे लोग जो है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है जिनकी आंखों पर चश्मा लगा होता है ना। तो चश्मे में क्या है भाई, चश्मे में भी तो लेंस लगा हुआ है जो किसी ऑब्जेक्ट को आपको बड़ा या छोटा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि आवर्धन में क्या होता है, किसी वस्तु को कितना बड़ा या फिर कितना छोटा
दिखाया जा रहा है। तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा हो, सॉरी, वस्तु छोटी होगी और प्रतिबिंब उसका बड़ा बन गया, मतलब कि हम क्या कहेंगे, ये मैग्नीफाइड इमेज है। ये कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड, मतलब वस्तु हमको छोटी है एक्चुअल में और उसका प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु हमारे पास बड़ी हो, वस्तु बड़ी हो और उसका प्रतिबिंब छोटा सा दिख जाए, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो कितने गुना बड़ा या फिर कितने गुना छोटा, इसको हम बोलेंगे उस वस्तु का आवर्धन, उस वस्तु की जो इमेज बनी है उसमें आवर्धन। तो सिंपली जो है ये एक रेशियो होता है, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो किस किस चीज का होता है, प्रतिबिंब का आपको ऊंचाई नाप लेनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई नापने के बाद आपको क्या नाप लेना है, बिंब की ऊंचाई, और दोनों को अनुपात निकाल लेना है, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो बिंब कितना ऊंचा है, मतलब कि जो वस्तु है कितनी ऊंची है और उसका जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, वो कितना ऊंचा है, उसका जो अनुपात रहेगा वो रहेगा हमारा आवर्धन, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मूला की फॉर्म में h डैश अपॉन h लिखते हैं। h डैश का क्या मतलब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का क्या मतलब है, h का मतलब है बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो इसको एज अ फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एज अ फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास आवर्धन का, जिसको कि हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, m इज इक्वल टू v अपॉन यू, m इज इक्वल टू v अपॉन यू। और v और u को तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं, v और u को आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि v और u क्या है, v और u है हमारे पास, v और u है हमारे पास, ठीक है। v और u है हमारे पास क्या है, v जो है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी और u है उसके बिंब की दूरी। तो ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे गए हैं, यही फॉर्मूलाज जो है आपके अब काम आएंगे, आगे हम लोग इनके ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट करके एक पॉइंट लिख दीजिए। नोट करके क्या लिखना है आपने, नोट करके जो बात लिखनी है उसको ऐसे लिखिए। अभी हम क्वेश्चन करते हुए आपको याद दिलाएंगे कि आपने अभी नोट में ये बात लिखी थी, तो फटाफट से पहले नोट डालिए। नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में हम ये लिखेंगे कि हम क्या करते हैं, जो बिंब की ऊंचाई होगी, मतलब कि जो h होगा, h हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ देखो, बिंब की ऊंचाई मतलब जो h है, ठीक है, बिंब की जो ऊंचाई है मतलब जो h है, इसको जनरली हम पॉजिटिव लेंगे। और जनरली क्या, आप तो हमेशा ही इसको पॉजिटिव लेना, धनात्मक लेना। जो बिंब की ऊंचाई होगी h, वो हमेशा जो है पॉजिटिव लेंगे। अब दो प्रकार के प्रतिबिंब हमको यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं, आप जानते हैं। हमको एक दिखता है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, और एक हमको दिखता है कैसा प्रतिबिंब, एक हमको दिखता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। बस अभी जो क्वेश्चन करने से पहले जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। तो अगर आभासी प्रतिबिंब होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, बिंब की ऊंचाई को क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे। मतलब ये क्या है, ये h डैश की वैल्यू है, h डैश। तो आभासी प्रतिबिंब होगा तो उसके लिए h डैश को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसके लिए h डैश को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी कि ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास आवर्धन में m की वैल्यू, यदि m की जो वैल्यू है वो ऋणात्मक आती है, m की वैल्यू ऋणात्मक आती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, ठीक है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम क्या बोलेंगे, कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, m की वैल्यू धनात्मक आ गई, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। तो यहां तक सारी चीजें आपको याद रखनी है। इतनी चीजें आपको याद रहेंगी तब जाकर के न्यूमेरिकल्स जो है वो इजीली हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है, चिन्ह परिपाटी के जितने पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। देन उसके बाद आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इन फॉर्मूला में हर एक जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है ये भी याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आवर्धन से संबंधित और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से संबंधित, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये आपके नोट हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, आपकी ही बुक का एक एग्जाम्पल है, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमको साफ साफ जो बात दिख रही है वो ये दिख रही है
कि एक किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 3 मीटर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमको 3 चीजें बतानी है कि प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, कहां पर इमेज बनेगी, इसके अलावा क्या उसकी प्रकृति होगी और साइज बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। आप क्वेश्चन को पहले रीड करना है 2, 3, 4, 5 जितनी बार आप और क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को ना, एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। तो अभी आप क्वेश्चन को समझने के लिए जितनी बार चाहें उसे पढ़ सकते हैं। हर बार आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई चीज जो है क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ करके हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण के इस साइड पॉलिश रहती है। अब वस्तु कहाँ होगी, वस्तु हमेशा यहाँ पर होगी, है ना। तो एक रफ डायग्राम आपको बना लेना है फटाफट से। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने हमने क्या रखा है, 5 मीटर की दूरी पर बस है, मतलब यहीं पर होगी बस, है ना। तो ये दूरी कितनी है भाई, 5 मीटर है। इसके अलावा इसकी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है। वेरी गुड, इसकी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है। अब वक्रता त्रिज्या हमें नहीं पता, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम जनरली इसकी वक्रता त्रिज्या जो है कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर जो है वो कितना है, 3 मीटर। अब कैसे पता लगाएंगे कि 3 मीटर कहां पर पॉइंट करें, तो देखो भाई ये जो वक्रता त्रिज्या है वो यहां से यहां तक की दूरी होती है, मतलब कि यहां से यहां तक तो 5 मीटर है, तो 3 मीटर इसके अंदर ही कहीं आएगा। दैट मीन्स कि वक्रता त्रिज्या को मैं यहां पर डिनोट कर सकता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को, क्योंकि यही दूरी जो है हमारी 3 मीटर हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या बात की जा रही है, बस इतना ही हमको बता रखा है। तो जितनी इंफॉर्मेशन है उससे ही हमको काम चलाना है। एक बात और ध्यान देंगे, ये जो दूरी है ना ये यहाँ तक होगी सिर्फ, क्योंकि मैंने क्या बताया, ध्रुव P से नापेंगे तो P ध्रुव जो है यहाँ पर होगा। इन छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान देना। किरण आरेख क्वेश्चन में जरूर बनाना, और किरण आरेख एकदम सही होना चाहिए आपका। ठीक है, ये वस्तु ए बी है जो कि बस की बात कर रहे हैं, जिसका कि हमको प्रतिबिंब देखना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन में जो जो जानकारियां हमारे पास हैं उनको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमको दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 3 मीटर, तो यानी कि r इज इक्वल टू 3 मीटर। r क्या है, वक्रता त्रिज्या। इस प्रकार से लिखें, जो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसको पहले अच्छे तरीके से नोट डाउन कर ले। ठीक है, एक क्वेश्चन में डेमो के लिए आपको करके दिखा रहा हूं। चलिए, तो r इज इक्वल टू 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि दर्पण के लेफ्ट साइड, बाईं साइड जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, -3 मीटर। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लस और माइनस में नापते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देनी है साथ ही साथ, कि हमारे पास जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के केस में जो वक्रता केंद्र है वो सामने की साइड ना होकर के वो कहाँ होता है भाई, वो पीछे की साइड होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, इस जगह कहीं पर होगा। और ये जो दूरी है ये 3 मीटर है, और इस तरफ की दूरी हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो एक बात हमको यहाँ से ये भी ध्यान हुई कि अगर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण के केस में हमको जो R है और जो F है, जो फोकस दूरी है और जो वक्रता त्रिज्या, ये हमेशा धनात्मक लेने होंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण के केस में जो उसका वक्रता केंद्र होता है और जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे स्थित होता है, यानी कि दाईं ओर स्थित होता है। इसके अलावा हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। स्मॉल यू कितना दे रखा है, 5 मीटर। अब देखिए वस्तु तो इसी साइड रखेंगे, तो ये दूरी किस तरफ की हो गई, ये दूरी हो गई बाईं तरफ की, यानी कि ये किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या दे रखा है, हमसे पूछा हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि V हमसे पूछा हुआ है। प्रतिबिंब के लिए V निकालते हैं हम। इसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति तो हम बता ही लेंगे, है ना। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है और प्रतिबिंब का साइज, यानी कि प्रतिबिंब का साइज हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं, h' से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए V, U और R दे रखा है। हमारे पास जो दर्पण सूत्र है वो बोलता है 1/V + 1/U = 1/F। अब हमारे पास V दे रखा है, सॉरी U दे रखा है और R दे रखा है, F नहीं दे रखा है। बट हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला देखा है, चूंकि F बराबर फोकस दूरी = R/2,
वक्रता क्रिया का क्या होता है, आधा होता है। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो चलिए इस वैल्यू को इंसर्ट करते हैं f की जगह पर और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/v हमारे पास नहीं है, u हमारे पास है -5, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/1.5। ठीक हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी, एलसीएम लेना है आपको और इसको सॉल्व करना है, वो निकल के आएगी +1.15 मीटर, +1.15 मीटर। ठीक है, तो v मतलब 1.15 मीटर आने का मतलब क्या हुआ और प्लस आने का मतलब क्या हुआ, दो चीजें हुई इसमें, एक तो प्लस आया और एक 1.15 आया। मतलब कि प्लस का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा जो वो कुछ यहाँ पर बनेगा इस तरफ, प्लस मतलब इस तरफ आया है ना। और 1.15 मतलब ये रहा 3 मीटर पे जो है हमारा वक्रता केंद्र, मतलब कि वक्रता केंद्र से आगे ही कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्रतिबिंब बन रहा है, हमने प्रतिबिंब की स्थिति निकाल दी। स्थिति क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे ध्रुव से 1.15 मीटर की दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर। ठीक है, प्रकृति अगर बात करें तो प्रकृति कैसा प्रतिबिंब बनाता है भाई, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा। और कैसा बना रहे हैं, सीधा इमेज बना रहा है। ठीक है, सीधा इमेज बना रहा है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा इमेज बनाएगा। अब हमको निकालना है एच डैश, अब हमको निकालना है एच डैश। तो एच डैश के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, और m इज इक्वल टू हमारे पास एक और फॉर्मूला था v अपॉन यू। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज को हम साथ में अप्लाई कर देंगे, दोनों फॉर्मूलाज को हम साथ में अप्लाई कर देंगे। चलिए दोनों फॉर्मूलाज को हमको साथ में अप्लाई करना है। तो एच डैश अपॉन एच हमको लेना है, दोनों दूरियां ही क्या है भाई, पॉजिटिव है, एच डैश भी पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर बना है और वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी v अपॉन यू। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण के केस में हम लोग जो डिस्टेंस ले रहे हैं, वो क्या लेंगे, वो लेंगे नेगेटिव। कौन सी वाली, जो u की डिस्टेंस होगी, एक मिनट, जो ये u हमने लिया है -5 मीटर लिया है। वेट अ मिनट, हमको यहाँ पे फॉर्मूला में भी चेंज करना है लिटिल बिट। यहाँ पर माइनस हमने मिस कर दिया है, इस माइनस को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर -v अपॉन यू आएगा। तो सिमिलरली यहाँ से हमको h निकालना है, हमको क्या निकालना है, सॉरी एच डैश निकालना है। तो एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -v अपॉन यू इंटू एच, वैल्यू पुट करेंगे v अभी हमने निकाला है 1.15, u की वैल्यू हमारे पास थी -5 एंड h की वैल्यू हमें दी हुई है, h की वैल्यू हमारे पास इंसर्टेड है। h की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, h की वैल्यू 1 ले लेंगे, जहां पर दे रखी रहेगी वहां पर रखेंगे, जहां पर नहीं दे रखी होगी वहां पर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1.15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.23 गुना। मतलब कि कहने का मतलब है हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु अगर एक है तो प्रतिबिंब उसका 0.23 गुना आएगा। मतलब कि कहने का मतलब है अगर m का मान 1 से छोटा आएगा, m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा रहेगा, और अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से छोटा रहेगा। तो आप ये कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के साइज से छोटा बनेगा और वस्तु के साइज का 0.23 गुना बनेगा। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी और इंपॉर्टेंट लगी होगी। घर से इनको एक बार जो है रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।